राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। प्रश्न नंबर 1। मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह कथन किसका है? ए. डेविडसन, बी. वेंथम, सी. सेवाइन, डी. वेपर। तो यह उत्तर है इस प्रश्न का बी. वेंथम। वेंथम ने कहा है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और उपयोगिता के आधार पर ही राज्य की आवश्यकता का वर्णन करते हैं। व्यक्ति राज्य के आदेशों का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह उसे उपयोगी और आवश्यक मानता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? ए. राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। बी. समाज राज्य से व्यापक है। सी. सरकार राज्य का अभिकर्ता है। डी. राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। इसका उत्तर है डी. राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो व्याख्या देखते हैं। राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। नागरिक की संकल्पना राज्य से जुड़ी है जो कि वैश्विक स्तर पर किसी राज्य में रहने वाले की पहचान का आधार है। क्वेश्चन नंबर 3। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? सी. डायसी। उत्तर है डायसी। डायसी ने कहा है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। डायसी ने राज्य को संसाधनों से युक्त लोगों का ऐसा संगठन माना है जिसे कानून निर्माण एवं क्रियान्वयन का एकमात्र अधिकार है। प्रश्न नंबर 4। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह कथन अरस्तु का है। क्वेश्चन नंबर 5। आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ए. वैज्ञानिक प्रगति। बी. प्राचीन सांस्कृतिक का पुनरुत्थान। सी. राष्ट्रीय चेतना का विकास। डी. धर्म का बढ़ता प्रभाव। उत्तर है सी. राष्ट्रीय चेतना का विकास। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास तत्व उत्तरदायी है। राष्ट्रीय चेतना का स्वरूप समय और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है परंतु हम रूप में राष्ट्र तत्व उसका प्रधान अंग रहा है। राष्ट्रीयता किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों के मध्य एकाकी भावना होती है। इसमें देश प्रेम, देशभक्ति व देश के प्रति समर्पण की भावना छिपी रहती है और राष्ट्रीय हित की भावना के आगे व्यक्तित्व का सामूहिक हितों से त्याग की प्रवृत्ति पाई जाती है। यही भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ए. हर्बर्ट स्पेंसर। बी. मिल्टन फ्रीडमैन। सी. मार्क्स। डी. वेंथम। उत्तर है ए. हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जीव एवं समाज के बीच समानता के आधार पर समाज के उद्विकसित सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उद्विकास की प्रक्रिया में समाज के विभिन्न अंग जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे उसके विभिन्न अंगों के बीच समविभाजन और विशिष्टीकरण की बढ़ते जाते हैं। सामाजिक विकास उत्प्रक्रिया कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती है। स्पेंसर के अनुसार आधुनिक समाज 3 चरणों में गुजरा है: आदिम, जंगली और
औद्योगिकी। यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि शारीरिक हिंसा का साधनों पर एकाधिकार तथा उसके वैधानिकता है? ए हीगल ने, बी वेबर ने, सी ब्लैटस्ली ने, डी हर्मन फाइनर ने। उत्तर है बी वेबर ने। मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। वेबर के अनुसार राजनीति एवं समाजशास्त्र में हिंसा पर राज्य का एकाधिकार है। अवधारणा है कि राज्य को अकेले शारीरिक बल के उपयोग करने का अधिकार है। वर्तमान में यह आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बी राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, सी राज्य एक आवश्यक संस्था है, डी राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई दायित्व नहीं। उत्तर है बी राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। राज्य स्वाभाविक तथा आवश्यक संस्था है। परिवार, समाज एवं राज्य जैसी संस्थाएं व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु व्यक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दास्यु पोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। यह किसका कथन है? बी मैकाइबर का। मैकाइबर ने कहा है, रॉबर्ट मैकाइबर ने कहा है कि यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती, जहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अथवा दास्योपोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। प्रश्न नंबर 9 10, निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों में सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। ए हब्स, लाक, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू, बी हब्स, रूसो, मॉन्टेस्क्यू एवं लाक, लाक, हब्स, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, हब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो। तो इसका क्रम है डी वाला सही, हब्स, लाक, मॉन्टेस्क्यू और एवं रूसो। उपयुक्त प्रश्न में पूछे गए राजनीतिक दार्शनिकों का ऐतिहासिक क्रम निम्नलिखित है। हब्स 1588, लाक 1632, मॉन्टेस्क्यू 1689 और रूसो है 1700 से 12 यानी 1712। रूसो किसने राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोवैज्ञानिक की मदद ली है? हब्स। हब्स ने ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली है। क्वेश्चन नंबर 12, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? उत्तर है बी सीले का। सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। इतिहास में व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। सीले पुनः कहते हैं, राजनीति उच्छृंखल हो जाती है यदि इतिहास द्वारा उसे उदार नहीं बनाया जाता है। इतिहास कोरा साहित्य रह जाता है यदि राजनीति से उसका विच्छेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं? यह सीले ने कहा है। सीले ने कहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। सीले कहते हैं इतिहास के बिना
नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है, यह कथन सीले का है। सीले ने कहा इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के पारंपरिक संबंधों की व्याख्या करते हुए सीले ने कहा है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र राजनीति विज्ञान यानी के बिना इतिहास फल विहीन है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ए, हेनरी मेन द्वारा, बी, ट्राइटेस के द्वारा, ओपनहाइमर द्वारा, दुर्खिम द्वारा। उत्तर है ए, हेनरी मेन द्वारा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मेन द्वारा किया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक में माना है कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्य के सामाजिक संबंध स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। उसके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभ बंधन रक्त संबंध था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बेजहाट राज्य के विकास को डार्विन के उत्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष व नव प्रवर्तक को जरूरी मानते हैं। बेजहाट ने चर्चा की प्रवृत्ति में समाज की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक माना है। जॉन लॉक और रूसो, क्वेश्चन नंबर 16 है, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है। ए, लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा अवैध संविदा है। बी, लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। बी, सी के लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसर हो जाता है। तो उत्तर है डी, यानी उपयुक्त सभी सही हैं। लॉक का समझौता एवं ऐतिहासिक तथ्य है, जबकि रूसो का एक दार्शनिक विचार है। लॉक का मत है कि लोगों ने अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य बनाने का समझौता किया था तथा इस प्रक्रिया में वे अपने किसी अधिकार का समर्पण नहीं करते। रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग अपनी यथार्थ इच्छा अर्थात स्वार्थ इच्छा द्वारा समझौता करते हैं और वे जंजीरों में जकड़ते चले जाते हैं। लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता समाज व राज्य के बीच होता है, जिसके अंतर्गत राज्य लोगों की संपत्ति की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लेता है। रूसो ने लोगों की वास्तविक इच्छा से बनी सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य की रचना की बात की है, जो अपने स्वरूप में इतना उच्चतम है कि वह सर्वहित में कार्य करता है तथा जिसके विरुद्ध लोगों को उसके कानून की अवहेलना का अधिकार नहीं होता है। लॉक का संप्रभु मर्यादित, सीमित और संवैधानिक होता है, जबकि रूसो का असीमित, अविभाज्य एवं अमर्यादित। हॉब्स कानूनी, लॉक राजनीति एवं रूसो लौकिक संप्रभुता की चर्चा करता है। वस्तुतः रूसो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में लॉक की भांति आरंभ करता है, परंतु उसका अंत हॉब्स के लेवियाथन से उसका सिर कटा हुआ और समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 17, सेमाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों की जन्म दिया है उनमें कदाचित ए, हॉब्स। उत्तर है हॉब्स। सेमाइन का कथन हॉब्स के बारे में था। सेमाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी, जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अकल्पित था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकक, अपवृत्त, निंदनीय, वास्तविक
निरंतर संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य के अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी। हब्स बुद्धिवादी है। इनका मानना है कि मृत्यु के भय का एवं पाशविक प्रतियोगिता के कारण प्रकृति अवस्था में मनुष्य ने आपस में समझौता किया और कहा, मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ जिससे कि वह हम पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करे और इसकी आज्ञाओं को माने। परिणाम स्वरूप जन समुदाय आपस में संयुक्त होकर राज्य या लैटिन में सिविटास का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार हब्स ने राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया। हब्स के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ क्वेश्चन नंबर 19, हब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य का उसका युग था। उत्तर है बी, निरंतर संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें से किसके लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई है? डी, उत्तर है 1688 की स्वर्णिम क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लाक ने इसका समर्थन किया, इसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में लाक का सबसे प्रमुख ग्रंथ टू ट्रीटी ऑन गवर्नमेंट। लाक ने अपने विचारों के द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉलिटिक्स में लेखक रिचर्ड ह्यूकर्न के ऋणी थे। सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह संभव है यह इच्छा है। यह किसने कहा है? डी, हब्स हाउस। रूसो के सामान्य इच्छा को अस्पष्ट एवं अव्यवहारिक बताते हुए एल.टी. हाउस की ने टिप्पणी की है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह सामान्य है इच्छा नहीं है और जहाँ तक यह इच्छा है यह सामान्य नहीं है, अर्थात यह तो सामान्य है या इच्छा है, यह दोनों नहीं हो सकती। वरन ने भी रूसो का अधिनयवाद के पोषण का आरोप लगाते हुए कहा है कि रूसो ने अपनी समष्टिवाद विचारधारा व्यक्ति को शून्य बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। उत्तर है डी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौते सिद्धांत का भाग है। यह इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हब्स, लाक तथा रूसो हैं। इनके अनुसार राज्यों के लोगों द्वारा किए गए समझौते सामाजिक समझौते का फल है। समझौता करने से पूर्व लोग प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। प्राकृतिक अवस्था के दौरान लोगों के पास प्राकृतिक अधिकार थे। लाक ने 3 प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन किया है जिसमें जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति शामिल है। हब्स ने आत्मरक्षा के अधिकारों की वरीयता दी है। प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं है? हब्स हैं, लाक हैं, रूसो हैं, जे.एस. मिल नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है। उत्तर है बी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा पे हुई है? उत्तर है सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबद्ध है? उत्तर है बी, लॉक। सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंधित है लॉक। प्रश्न है 27, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? उत्तर है बी, राइट। उपयुक्त प्रश्न का विकल्प सही है क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, बहन तथा ग्रीन समझौता सिद्धांत के प्रखर आलोचक हैं। प्रश्न नंबर
28 सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार भी सही है, राज्य एक मानवकृत संस्था है। सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एवं रूसो हैं। प्रश्न नंबर 29 है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। उत्तर है सी, व्यक्तिवाद। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत जो है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है। प्रश्न है 30, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का अधिकार मानता है? सी, हॉब्स। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवस्था विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम है, जो निम्न है। मनुष्य अपने ऊपर करने वाले लोगों का उपकार करते हैं। मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए समझौता का पालन करते हैं। मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्रकृति स्वतंत्र का त्याग करने को तैयार रहें। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। हॉब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना का प्रेरणा देते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रश्न 32 है, किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? उत्तर है सी, हॉब्स। थॉमस हॉब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। प्रश्न नंबर 33 है, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, उत्तर है ए, उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। लॉक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित मुख्य अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिया ताकि उसकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से अशुद्धियां अशुद्धियों में बदल जाए, और इस समझौता का उद्देश्य जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। प्रश्न है 34, हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंपे थे। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हॉब्स सामाजिक समझौता सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के सामाजिक स्वरूप या परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होकर राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म देता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। प्रश्न नंबर 35 है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? उत्तर है रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करता है, किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 36 है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। उत्तर है बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। राजनीतिक बाध्यता के आधार पर व्याख्या करना। सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का सामान्यतः अर्थ राज्य के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने लायक जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटिसीज ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया है कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व
सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियम के पालन के लिए बाध्य है। प्रश्न नंबर 37 है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? बी. हाब्स ने। हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के आधार पर बनाकर लेवियाथन को संपूर्ण शक्ति प्रदान करते हुए निरंकुश बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? उत्तर है सी. राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य की उत्पत्ति नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुआ है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपत व्यक्तियों का अधिकार बना दिया। इसलिए मार्क्स राज्य विहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है। प्रश्न नंबर 39, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? उत्तर है ए. ऐतिहासिक सिद्धांत। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में सर्वाधिक मान्य ऐतिहासिक सिद्धांत है। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है। यह अनेक तत्व जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधि, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ। यह कबीलीकरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। वार्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता से राज्य है। प्रश्न नंबर 40 है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? उत्तर है क्रमिक डी. ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है। प्रश्न है 41, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो उत्तर है सी. विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे उत्तम माना गया है। प्रश्न है 42, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो विकासवादी सिद्धांत सर्वमान्य है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत है तो विकासवादी सिद्धांत। प्रश्न है 44, राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? तो विकासवादी सिद्धांत यानी ऐतिहासिक सिद्धांत जो है काल्पनिक नहीं है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांतों को काल्पनिक नहीं माना जाता। इसमें राज्य को अन्य संस्थाओं की तरह ही सतत विकास का परिणाम माना जाता है। आधुनिक राज्य के विकास के मुख्य चरण स्वजन, समूह, संपत्ति, रीति रिवाज, शक्ति एवं नागरिकता है। ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को न दैविक संस्था मानते हैं, न ही बल का प्रयोग स्थापित तथा न ही लोगों की आपसी समझौते द्वारा स्थापित ही। यह केवल राज्य को सतत विकास का परिणाम मानता है, जबकि दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत तथा सामाजिक समझौता सिद्धांत सभी का आधार एक काल्पनिक स्थिति पर आधारित है। प्रश्न नंबर 45 है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। ए. सीमित राजतंत्र की अवधारणा को। सीमित राजतंत्र की अवधारणा को जॉन लॉक ने समर्थन किया। जॉन लॉक ने जिस सामाजिक अनुबंध विवेचना किया उसमें नागरिकों द्वारा राज्य को केवल उन्हीं अधिकारों को सौंपने का समर्थन करता है जिसमें से कुछ अव्यवस्था उत्पन्न होने का खतरा है। शेष अधिकार जो यह प्राकृतिक अवस्था में उपभोग करता है उसके पास ही रहते हैं। अतः निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन न करते हुए सीमित राजतंत्र का समर्थन बन गया। प्रश्न नंबर 46 है, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। उत्तर है सी. उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दासता का
पट्टा न होकर स्वतंत्रता का अधिकार है। उसने राज्य को ट्रस्ट की संज्ञा दी है। ट्रस्ट का तात्पर्य है समझौते के अंतर्गत किए गए अनुबंध को मानना। यदि राज्य ट्रस्ट का उल्लंघन करता है तो नागरिकों की विरोध का अधिकार है। इस प्रकार वह उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। प्रश्न नंबर है 47। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? उत्तर है दैवीय सिद्धांत। मनु द्वारा रचित मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? उत्तर है डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। राजनीतिक विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति का विकास की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांत यथा रक्त संबंध, दैवीय उत्पत्ति का क्रमिक, सामाजिक समझौता सिद्धांत तथा विकासवादी सिद्धांत आए। रक्त संबंध संगठन का मूल आधार है। यह परिणाम एवं राज्य के विकास का मूल कारण रहा है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत ने राज्य की सर्वोच्चता तथा जनता में आज्ञा पालन का पाठ पढ़ाया। सामाजिक समझौता सिद्धांत ने राज्य को मानवीकृत संस्था बतलाकर इसका उद्देश्य मानव सुरक्षा तथा कल्याण बताया। राज्य के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक रूप से विकास का परिणाम बताया। इसी प्रकार सभी सिद्धांत अपने सीमित रूप में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर है 49। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है? उत्तर है डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी, यानी विकासवादी सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत और समझौता सिद्धांत। प्रश्न 50 है, सामाजिक संविदा का लेखक था? तो उत्तर है डी, रूसो। सामाजिक संविदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना वर्ष 1762 में तत्कालीन फ्रांसीसी लेखक रूसो ने फ्रेंच भाषा में की। इस पुस्तक का एक दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स राइट भी है। इस पुस्तक रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत की मनुष्य जन्म से स्वतंत्र किंतु बेड़ियों में जकड़ा हुआ है शब्दों में हुआ है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारकों के लिए हुई क्रांति के लोगों के प्रेरणा का कार्य किया, तो इसलिए सामाजिक संविदा का पुस्तक जो है वो रूसो ने लिखा है। रूसो।